Hello students, welcome to my class. Students, पिछले क्लास में हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका था। मैं अपने सेक्शन का सारा चैप्टर पढ़ा चुकी आप लोगों को। तो इसके बाद अब ये ज़रूरी है कि परीक्षा में अधिकतम अंक पाने के लिए, मैक्सिमम मार्क्स पाने के लिए आप लोगों को कुछ ज़रूरी उपयोगी निर्देश दे दिया जाए ताकि आप सही तरीके से आंसर लिखें और अधिक से अधिक नंबर आपको मिल सके। अच्छा उत्तर लिखना एक कला है। इसके लिए विषय का समुचित ज्ञान होने के साथ ही कुछ विशेष सावधानियों की भी आवश्यकता होती है। कई बार ऐसा देखा गया है कि बहुत से अच्छे और मेहनती विद्यार्थी भी परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं ला पाते, जबकि सामान्य विद्यार्थी थोड़े से परिश्रम से भी अच्छे अंक प्राप्त कर लेते हैं। इसका कारण यह है कि कुछ विद्यार्थियों का उत्तर लिखने का ढंग इतना व्यवस्थित होता है कि वे परीक्षक को सहज ही प्रभावित कर लेते हैं। इस दृष्टिकोण से विद्यार्थियों को परीक्षा में अच्छा उत्तर लिखने की कला से परिचित अवश्य ही होना चाहिए। तो आइए हम देखें कि किस तरह से किन निर्देशों का पालन करके या किन बातों को ध्यान में रख के हम अपने आंसर को अच्छा से अच्छा और व्यवस्थित लिख सकें, जिससे हमें अच्छे अंक मिलेंगे। तो सबसे पहले हमें ध्यान देना होगा कि प्रश्न पत्र को बहुत ध्यान से पढ़ना। सबसे पहले यह आवश्यक है कि परीक्षा में प्रश्न पत्र को बहुत ध्यान से पढ़ा जाए। प्रश्न पत्र पढ़ने में कभी भी जल्दी नहीं करनी चाहिए। साधारणतया निर्धारित समय में से 15 मिनट प्रश्न पत्र को कम से कम 2 बार पढ़ लिया जाए और प्रत्येक प्रश्न को अच्छे से समझने का प्रयास करना चाहिए। अभी आप लोगों की जो वर्तमान प्रणाली चल रही है एग्ज़ाम देने की, उसके अनुसार आपका प्रश्न पत्र 5 प्रकार के प्रश्नों में विभाजित होता है। पहला है बहुविकल्पीय प्रश्न, दूसरा है अति लघुत्तरीय प्रश्न, तीसरा है लघु उत्तरीय प्रश्न, चौथा है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तथा 5वां है अपठित गद्यांश पर आधारित एक प्रश्न। तो यहाँ पे आप लोगों को सभी प्रश्नों का उत्तर देने होते हैं, ठीक है। और जब आप प्रश्न पढ़ रहे हैं तो उसमें ही आप बहुविकल्पीय प्रश्न वाले में जो आंसर सही हो उसमें टिक लगा दें। इससे आप सही उत्तर लिख सकते हैं। यदि विद्यार्थी के लिखने की गति तेज न हो तो ऐसे प्रश्नों का चुनाव करना चाहिए जिनका उत्तर तुलनात्मक रूप से संक्षेप में दिया जा सके। अर्थात बहुत अधिक कॉपी भरने से अच्छा है कि आप टू द पॉइंट आंसर लिखें और संक्षेप में लिखें, लेकिन सारी बातों को लिखें, ठीक है। समय का समुचित विभाजन करना चाहिए। 5 प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए समय का सही तरीके से विभाजन करना
बहुत ज़रूरी है। यह ज़रूरी है कि सभी तरह के प्रश्नों के उत्तर के लिए हम पहले से ही समय का उचित विभाजन कर लें। यदि हमें 3 घंटे अर्थात 180 मिनट में निर्धारित प्रश्नों का उत्तर देना हो तो प्रत्येक प्रश्नों की प्रकृति और उसके संख्या के अनुसार समय का विभाजन कर लें। पहले से 10 से 15 मिनट प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए, फिर 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्न के उत्तर के लिए। प्रत्येक क्वेश्चन को 1 मिनट में सॉल्व कीजिए। 5 अति लघुत्तरीय प्रश्नों के लिए 20 मिनट डालिए ताकि 4 मिनट में आपका एक आंसर कंप्लीट हो जाए। 10 लघु उत्तरीय प्रश्नों के लिए 50 मिनट का समय रखिए ताकि 5-5 मिनट में आप आंसर कंप्लीट कर पाइए। इस प्रकार प्रश्न पत्र को पढ़ने से लेकर सभी वस्तुनिष्ठ, अति लघुत्तरीय तथा लघुत्तरीय प्रश्न को पहले हल कीजिए। इसके बाद 1 घंटा 45 मिनट में आपके ये सारे आंसर सॉल्व हो जाएंगे। अब 1 घंटा 15 मिनट का उपयोग आप दीर्घोत्तरीय प्रश्न और अपठित गद्यांश के लिए कीजिए और इसके अनुसार आप उसमें अच्छे से उसका आंसर कीजिए। वस्तुनिष्ठ या विकल्पीय प्रश्नों के उत्तर लिखने का तरीका है। बहुविकल्पीय प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से एक विकल्प ही सही होता है और आप जब आंसर शीट में बहुविकल्पीय सॉल्व करने जा रहे हैं तो ऊपर में आप हेडिंग दे दीजिए बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर। उसके बाद आप 1 से लेकर के 20 प्रश्नों के उत्तर एक एक लाइन छोड़कर आप लिखें, जिसमें कि आप ABCD ऑप्शन भी लिख सकते हैं और वो विकल्प में जो शब्द दिए गए हैं उसे भी आप उसमें लिख दें ताकि आपका उत्तर जो है बिल्कुल स्पष्ट रूप से परीक्षक को समझ में आ जाए। इसके बाद है अति लघुत्तरीय प्रश्न के उत्तर और लघुत्तरीय प्रश्न के उत्तर। ये दोनों प्रश्न लगभग एक जैसे होते हैं और इनमें केवल उत्तर देने के ढंग में अंतर होता है। आप इसमें अधिकतम 30 से 40 शब्द का आंसर दे सकते हैं। 3 से 4 लाइन में आप अपने आंसर को स्पष्ट कीजिए। और लघुत्तरीय प्रश्नों के लिए आप 80 से 100 शब्दों का में आंसर दीजिए और यह ध्यान रखना जरूरी है कि यह शब्दों की अधिकतम सीमा है। यदि अच्छा उत्तर आप 50 से 60 शब्दों में दे सकते हैं तो भी आपको अच्छे नंबर उसके लिए मिलेंगे। आप संक्षेप में भी अच्छे उत्तर कर सकते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कोई शीर्षक देने की आवश्यकता नहीं होती है। आप सिर्फ प्रश्नों का नंबर लिखें और लिखने के बाद उसके सामने उसका आंसर लिखें। इसके बाद आपको दीर्घोत्तरीय प्रश्नों का उत्तर देना होगा। इस श्रेणी के प्रश्नों का क्रमबद्ध और व्यवस्थित उत्तर देकर अच्छे अंक पाए जा सकते हैं। इसमें उत्तर देने के लिए किसी तरह की भूमिका या व्यर्थ में पृष्ठ भरने की कोई उपयोगिता नहीं होती है। बहुत से छात्र क्या करते हैं कि बस दीर्घोत्तरीय प्रश्न का उत्तर देना है तो लंबी चौड़ी कहानी लिखना शुरू कर देते हैं या भूमिका बनाना शुरू करते हैं। इसकी आवश्यकता नहीं होती है। सर्वप्रथम यह ध्यान रखना आवश्यक है कि प्रश्न कितने मुख्य भागों में विभाजित है। प्रश्न में यदि किसी विषय का अर्थ तथा उसके कारण स्पष्ट करने को कहा जाए तो इन्हीं 2 मुख्य शीर्षकों के आधार पर प्रश्न को विभाजित करना चाहिए। एक पैराग्राफ में आप अर्थ लिखेंगे, दूसरे पैराग्राफ में उसके कारण लिखेंगे। और यदि किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको आता है कि किसी की परिभाषा लिखें और उसके बाद उसकी व्याख्या करें, तो किसी विषय का अर्थ स्पष्ट करने के लिए 1 या 2 विद्वानों के कथन काफ़ी होते हैं। परिभाषाओं को सदैव रटना आवश्यक नहीं होता है। रट लिए और रट के सीधे लिखें, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हर शब्द उसी तरह से अकॉर्डिंग टू उनके अनुसार ही लिखें। किसी विद्वान ने जिन विशेषताओं अथवा आशय को लेकर परिभाषा दी है उस कथन को अपनी भाषा में लिख देना भी उतना ही उपयोगी होता है। जैसे कि मान लेते हैं मैकाइवर एंड पेज ने कहा है कि समाज शास्त्र सामाजिक संबंधों का जाल है। तो अगर आपको ये परिभाषा अच्छे से याद नहीं है, लंबी चौड़ी परिभाषा है ये, तो ये उसके एक पार्ट है सामाजिक संबंधों का जाल। तो अगर आप लिख देते हैं कि मैकाइवर ने समाज को सामाजिक संबंधों के जाल के रूप में परिभाषित किया है, तो ये भी आपको पूरे नंबर दिलाएगा। इसके लिए आपको अकॉर्डिंग टू मैकाइवर के हिसाब से पूरा याद करके लिखना कोई ज़रूरी नहीं है।
मेन थीम को आप लोग को लिखना ज़रूरी है कि किसी समाजशास्त्री ने किस शब्द में जोर डालते हुए अपनी परिभाषा को लिखा है। और बहुत अधिक परिभाषा देने का भी कोई महत्व नहीं होता है, मैक्सिमम 1 या 2 दे दिए। और पूरे उत्तर को आप शीर्षक के अनुसार आपका विभाजित होना चाहिए। और यह ध्यान देना चाहिए कि जितने ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप बहुत ज़्यादा उत्तर को बहुत लंबा चौड़ा करके और बहुत अलग अलग तरीके से उसको घुमा फिरा के लिखेंगे तो भी उसका बुरा प्रभाव पड़ता है परीक्षा के ऊपर। आप किसी कथन के रूप में हो तो उसे सिद्ध कर, प्रश्न अगर किसी कथन के रूप में हो तो उसे सिद्ध करने के लिए व्यवहारिक उदाहरण और तर्क दिए जाने चाहिए तथा उसी कथन के साथ उत्तर को समाप्त भी करना चाहिए। प्रश्न आपका जहाँ से शुरू होता है और तो अंत में भी आप उसको ही जिक्र करते हुए अपने उत्तर को समाप्त करेंगे। ठीक है। उत्तर के बीच बीच में सुविधा और आवश्यकता के अनुसार विद्वानों के कथनों का या फिर कोई रिलेवेंट ऐसा कोई रेफरेंस हो तो उसका भी उल्लेख कीजिए। या किसी विद्वान का नाम अगर आप बीच में देते हैं जिन जो कि सही मायने में वहाँ पर उसके रिलेवेंट है, तब उसमें आपको बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं। और यदि अनावश्यक रूप से आप किसी विद्वान का नाम डाल देते हैं या कुछ और ऐसा लिख देते हैं उत्तर को अच्छा बनाने के लिए बिना जानकारी के, तो इससे आपके प्रश्न पत्र इस उत्तर पुस्तिका आपकी ख़राब होती है और परीक्षक को ये समझ में आ जाता है कि इसने गलत सलत जगह हर चीज़ों का इस्तेमाल किया है। ठीक है। और अंत में भाषा की शुद्धता के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जो सेंटेंस आप बना रहे हैं आंसर में, तो वो पढ़ने में सरस लगे, ताकि उसको लगे कि हाँ एक क्रमवार तरीके से पढ़कर लग रहा है कि हाँ सही लिख रहा है। कुछ भी तरीके का भाषा और कुछ भी तरह का सेंटेंस लिख देने से भी आंसर सही नहीं मिलता, नंबर सही नहीं मिलता है। साधारणतया ऐसे प्रश्नों में प्रत्येक का उत्तर 200 शब्दों या लगभग 2 पृष्ठों में ही दिया जाना चाहिए। लॉन्ग आंसर टाइप जो रहेगा उसको आप 200 शब्द में उसका आंसर करेंगे या अधिक से अधिक आप 2 शब्द में ही 2 पेज में ही उसका आंसर करेंगे। अदरवाइज बहुत ज़्यादा लंबा करने से भी बेकार हो जाता है आंसर। और इसके बाद है अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश का मतलब होता है कि ये ऐसा कोई पैराग्राफ होता है जो कि आपकी पुस्तक से ही ली गई होती है या किसी भी तरह के समाचार पत्र या लेख या इस तरह कोई टिप्पणी वगैरह कुछ भी या समाचार किसी भी तरह का कोई ऐसा अपठित गद्यांश होता है जिसको आपके सामने रखा जाता है और उसे आप सावधानीपूर्वक पढ़ें और उसके बाद फिर उससे संबंधित आंसर को आप गिने चुने शब्दों में ध्यान रखते हुए उसको पूरा लिखें। तो इस तरह से अगर आप इन सभी निर्देशों को ध्यान में रखते हुए प्रश्नों का व्यवस्थित ढंग से उत्तर देंगे तो निश्चय ही परीक्षा में आपको अधिकतम प्राप्तांक मिलेंगे, मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे और आप सारे स्टूडेंट को इसका अधिक से अधिक लाभ मिल सकेगा। तो ये पूरी पढ़ाई करने के बाद ये प्रश्न का सही आंसर देने का तरीका बताने का तात्पर्य यही है कि सिर्फ आप ज्ञान अर्जन नहीं कर रहे हैं बल्कि आपको इससे अधिक लाभ भी मिलना चाहिए ताकि भविष्य के लिए आप अच्छा मार्क्स पाएँ और अच्छे महाविद्यालय में और अच्छे विषय के लिए आप अपने को चयनित करवा सकें। ठीक है। आप सभी को मेरा धन्यवाद।